विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं कर रहे थे हम लोग, नेचुरल हैजार्ड एंड कैलेमिटीज। उसमें आज का टॉपिक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है और 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। दो क्वेश्चन तो यही बन गए। कम दबाव, सबसे पहले क्या याद करना आपने, अगर जमीन गर्म होगी तो उसके कांटेक्ट में जो एयर है वो भी गर्म होगी, गर्म होकर वो ऊपर चली जाएगी, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, यानी वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। उसको भरने के लिए तो कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र हैं, 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में यानी क्लॉकवाइज होती है। फिर अगला याद करना आपने, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं जिसे ऊर्जा की प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं, लेकिन इनको ऊर्जा कहां से मिलती है? समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया, संघनन बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन मतलब कंडेंसेशन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा। ये वाला पॉइंट याद करना पड़ेगा क्योंकि कथन कारण में पूछ सकता है। कथन में दे देगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं, कारण में दे देगा इन्हें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। तो दोनों कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद हैं। इनकी उत्पत्ति के लिए जो प्रारंभिक परिस्थितियां हैं वो जो होनी आवश्यक हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण और आर्द्र, आर्द्र बोलते हैं ह्यूमिड, आर्द्र मतलब गर्म और आर्द्रता वाली वायु, यानी उष्ण और आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो, गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। दूसरा, तीव्र कोरियोलिस बल जो चक्रवात केंद्र के निम्न वायु दाब को भरने न दे। कोरियोलिस बल पर ध्यान देना आपने, जो चक्रवात केंद्र के निम्न वायु, ये भी ध्यान रखना चक्रवात का जो केंद्र होता है वो सबसे कम प्रेशर वहीं पर होता है, लो प्रेशर। ठीक है। साइक्लोन में, एंटी साइक्लोन में क्या होता है, बीच में हाई प्रेशर होता है। साइक्लोन में ये हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। तो तीव्र कोरियोलिस बल जो चक्रवात केंद्र के निम्न वायु दाब को भरने न दें। भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश के मध्य कोरियोलिस बल कम होता है, परिणाम स्वरूप यहां ये चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। फिर कथन कारण में क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा कि 0 डिग्री इक्वेटर या 0 से 5 के बीच में चक्रवात नहीं आते हैं, चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। कारण में देगा क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास कोरियोलिस बल कम होता है, क्षीण होता है, न्यून होता है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। ठीक है। क्षोभ मंडल में अस्थिरता, तीसरा जो चाहिए, जो आवश्यक परिस्थिति चाहिए, दशा चाहिए, वो क्या है? क्षोभ मंडल में अस्थिरता। क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायु दाब क्षेत्र बन जाते हैं। इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो सकते हैं। अगली कंडीशन क्या है? मजबूत ऊर्ध्वाधर वायुफान, वेज, WEDGE, वायुफान की अनुपस्थिति जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करे। इतना समझ में आ गया? तो ये 4 चीजें याद करनी है आपने। अगर ये आप मेरे से पूछेंगे कि
किस लेवल का क्वेश्चन है, तो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। पूछेगा यूपीएससी ऐसी पूछती है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में या उत्पत्ति के लिए जो प्रारंभिक परिस्थितियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहला वो दे देगा क्या, लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण और आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। दूसरा वो देगा तीव्र कॉरियोलिस बल जो चक्रवात केंद्र के निम्न वायुदाब को न भरने दे। तीसरा क्षोभ मंडल में अस्थिरता जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन सके। और चौथा मजबूत ऊर्ध्वाधर वायुफान यानी एयरवेज की अनुपस्थिति जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर भाव को अवरुद्ध करे। चारों चीजें सही हैं, चारों परिस्थितियां क्या हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। ग्रेडियंट बोलते हैं प्रवणता को, क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायुदाब और मेघ रहित ट्रोड होता है। कोर को हिंदी में बोलते हैं ट्रोड होता है। इसे तूफान की आंख कहा जाता है। यानी चक्रवात का जो बीच का पॉइंट होगा जहां पर लो प्रेशर होगा, जहां पे वायु गर्म होगी, ऊपर उठ रही होगी, और जहां पर मेघ रहित क्षेत्र होगा उसको क्या, जो कोर होगा उसको क्या बोला था, तूफान की आंख, आई ऑफ द साइक्लोन, क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। सामान्यतः समदाब रेखाएं, समदाब मतलब आइसोबार्स, जो आइसोबार्स लाइंस हैं, सामान्यतः समदाब रेखाएं यानी आइसोबार्स लाइंस एक दूसरे के नजदीक होती हैं जो उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक है। क्या होती हैं, उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक हैं। अगर समदाब रेखाएं बहुत नजदीक नजदीक होती हैं इसका मतलब वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार पर 100 किलोमीटर के आसपास होता है। कई बार तो यह 60 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर तक हो सकता है। केंद्र से पवन पट्टी का विस्तार 10 से 150 किलोमीटर तक होता है। भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और जो समयानुसार वितरण है वो कैसे कैसे है। सबसे पहले तो मैप देख लीजिए भाई, है ना, मैप देखना आपने। उसमें भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है। अतः यहां आने वाले चक्रवात इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात यानी 80% चक्रवात उत्पन्न होते हैं। आपसे पूछेगा हो कि बंगाल की खाड़ी में इतने चक्रवात क्यों बनते हैं, आपने क्या बोलना है, मेन चीज, मेन पॉइंट क्या है, कीवर्ड क्या है, हाँ जी, अधिक ताप और निम्न दाब। अधिक ताप और निम्न दाब के कारण बंगाल की खाड़ी में 80% चक्रवात उत्पन्न होते। भारत में आने वाले चक्रवातों में से बोल रहे हैं, ठीक है, विश्व के नहीं है। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पैदा होता है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादातर अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। कौन से माह में बनते हैं, अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। यहाँ ये चक्रवात 16 डिग्री से 21 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, परंतु जुलाई में ये सुंदरवन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। चक्रवात की बारंबारता, रास्ता और समय। बारंबारता जनवरी में 4, फरवरी में 1, जनवरी में 4 बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में 2, फरवरी में 1, अरब सागर में 0, मार्च में 4, अरब सागर में 0, अप्रैल में 18, मई में 28, जून में, बंगाल की खाड़ी में बता रहा हूं मैं, जून में 34, जुलाई में 38, अगस्त में 27, सितंबर में 27, अगस्त में 25, सितंबर में 27, अक्टूबर में 53, नवंबर में 56। तो यहां से क्वेश्चन बनाया उसने, कहां से, कि सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात किस समय, कौन से महीनों में उत्पन्न होते हैं। आंसर अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर में 53,
और नवंबर में 56, 16.9, 17.8। ठीक है भाई। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है। फिर दोबारा क्वेश्चन पूछेगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपने बोलना उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा को क्या बोलते हैं भाई? लेटेंट हीट, बिल्कुल। अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल कमजोर हो जाता है। भारत में चक्रवात जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर जाता है उसका बल कमजोर हो जाता है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। इससे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है, जिसे तूफान मोहर्मी यानी स्टॉर्म सर्ज कहा जाता है। तूफान मोहर्मी से भी क्वेश्चन बना है कि जब चक्रवात चलते हैं तो तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल असाधारण रूप से ऊपर उठ जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है स्टॉर्म सर्ज या तूफान मोहर्मी। ठीक है, ये शायद यूपीएससी में कभी कहीं किसी पेपर में पूछा है, यूपीएससी में। तूफान मोहर्मी से आप क्या समझते हैं? इससे तटीय क्षेत्र में बस्तियां, खेत पानी से डूब जाते हैं तथा फसलों और कई प्रकार के मानवाकृत ढांचे का विनाश हो जाता है। भूविज्ञान अध्ययन केंद्र तिरुवनंतपुरम, भूविज्ञान अध्ययन केंद्र तिरुवनंतपुरम के अनुसार पूर्वी तट देश का सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। पूर्वी तट देश का सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। आपने देखा होगा उड़ीसा हिट होता है किससे? चक्रवातों से। इधर वाला क्षेत्र नहीं होता। कर्नाटक में नहीं सुना होगा आपने ज्यादा, या गोवा नहीं सुना होगा। सुना है? होते होंगे थोड़े बहुत, लेकिन जो ज्यादा हिट होता है वो कौन होता है? उड़ीसा। क्योंकि वो आकृति बेचारा, क्या बोलना, ये भी प्रकृति की देन है कि वो उसकी लोकेशन ऐसी जगह पे कि आज से नहीं, बहुत प्राचीन जो अभिलेख है उसमें भी लिखा हुआ है कि क्या चक्रवातों से क्या हो गया उड़ीसा, कलिंग तूफान चक्रवातों से नष्ट हो गया। भारत में भेद्यता एटलस में उड़ीसा तट को अति उच्च चक्रवात प्रभावित क्षेत्र के तौर पर दिखाया जाता है। तो सबसे ज्यादा हिट कहां पर होता है? उड़ीसा में। वो तो शुक्र है कि अब जो मौसम विज्ञान है वो पहले ही क्या करते हैं, इवैक्यूएट करा देते हैं सारी जो जनता वनता, मछुआरों को बोल देते हैं कि क्या मछली पकड़ने न जाएं। बड़े शिप सब वापस आ जाते हैं, नौकाएं वापस आ जाती हैं, लोगों को क्या कर दिया जाता है, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है, तब नुकसान कम होता है ना। पश्चिमी तट के सारे गुजरात राज्य में विनाशकारी चक्रवात आते हैं। उधर से जो है फिर वो उसकी स्थिति ऐसी है गुजरात की कि वहां पर विनाशकारी क्या आते हैं? चक्रवात आते हैं। यहां से कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमेरी और भावनगर सबसे ज्यादा जो है वो क्षति होती है इन जिलों में। कहां पर? कच्छ, जामनगर, पोरबंदर। पोरबंदर का नाम सुना ही होगा आपने, क्या सुना? हाँ जी, महात्मा गांधी की जन्मस्थली। जूनागढ़ सुना है? क्या सुना? अच्छा, जूनागढ़ रियासत, हाँ, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। उससे पहले नहीं सुना जूनागढ़? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सुना है? क्या था रुद्रदामन? शक शासक था, शकों की कार्दमक शाखा का था। चलो, कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमेरी, भावनगर। भावनगर सुना है? मैं ये नहीं बोल सकता गए हो, हम लोग तो गए हुए हैं। आप लोग गए हो तो नहीं आएगा आंसर, इसलिए मैंने कहा सुना है। क्या है यहाँ पर? रिफाइनरी है, रिफाइनरी मोती खावड़ी। किसकी? रिलायंस की। एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी किसी जमाने में, हो सकता है और जगह भी बन गई हो, बट एशिया की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी थी वो किसकी थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज, है ना, रिलायंस वालों की थी। प्राइवेट सेक्टर, है ना। उसके बाद अगला टॉपिक है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बाढ़,
अतिवृष्टि से क्या आएगी? बाढ़, फ्लड्स। मानसूनी वर्षा प्राय तेज बौछारों के रूप में होती है जिससे देश में बाढ़ आती है। निर्वनीकरण यानी डिफॉरेस्टाइजेशन, दोषपूर्ण भूमि उपयोग, दोषपूर्ण भूमि उपयोग, बाढ़ के मैदानों में अनियोजित बस्तियां, विकास कार्यों द्वारा प्राकृतिक अफवाह में बाधा और अत्यधिक सिंचाई के कारण जल स्तर में वृद्धि आदि मानवीय कारक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाढ़ संकट में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? बाढ़ संकट में। मैं पहले ही बता रहा हूं कि प्री में हो सकता है आपको 1 नंबर मिले इससे, कितना, लेकिन मेंस में बाढ़ क्या होता है? निबंध आता है। क्या आता है? निबंध आता है। और वो निबंध जो होगा वो कितने नंबर का होगा आपका? हाँ जी, कहीं आपका 70-75 नंबर का होता है, कहीं आपका 50 नंबर का होता है, 50-55 नंबर का होता है ना, अलग अलग वो है। कितना समझ में आ गया? तो निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टाइजेशन, दोषपूर्ण भूमि उपयोग, आपने लिखना भी ऐसे, पर निबंध को आप ज्योग्राफी की तरह नहीं लिखेंगे, पर यहां से आप शब्द उठा सकते हैं। निर्वनीकरण ये उठा सकते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड है। दोषपूर्ण भूमि उपयोग ये उठा सकते हैं। बाढ़ के मैदानों में अनियोजित बस्तियां, विकास कार्यों द्वारा प्राकृतिक अफवाह में बाधा, अत्यधिक सिंचाई के कारण जल स्तर में वृद्धि। और निबंध, क्योंकि जो चेक कर रहे हैं वो हिंदी के शिक्षक होते हैं, वो साहित्यिक होते हैं, तो सीधे ऐसे नहीं लिख देना आपने बाढ़ मानसूनी वर्षा प्राय। अरे लिखो उसमें नागार्जुन की पंक्तियां लिखो, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया लेटी उसके पास, कई दिनों तक दीवारों पर रहा छिपकलियों का गश्त, और कई दिनों तक गली के कुत्ते खाते रहे शिकस्त। किस पर लिखा उन्होंने? बाढ़ पर लिखा है कि जब बाढ़ आई तो ऐसा नहीं कि मनुष्य परेशान हुआ, जानवर, छिपकली, कुत्ता, सबको उन्होंने क्या किया? चूल्हे को भी बोला कई दिनों तक चूल्हा रोया। रोया मतलब जला ही नहीं। चक्की रही उदास, चक्की कौन सी? उस जमाने में घर में पीसते थे अनाज, जब नागार्जुन ने लिखा होगा। जब साहित्यिक उसमें लिखोगे तो निबंध हो गया, जब आप ऐसे लिख रहे हो तो ज्योग्राफी हो गई। ठीक है? तो भाई अत्यधिक सिंचाई के कारण जल स्तर में वृद्धि आदि मानवीय कारक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाढ़ के संकट में वृद्धि करते हैं। हालांकि बाढ़ विश्व के विस्तृत क्षेत्र में आती है और काफी तबाही लाती है, परंतु दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के देश, विशेषकर चीन, भारत, बांग्लादेश में इनकी बारंबारता और होने वाला नुकसान अधिक है। बाढ़ पर एक पहला शब्द ये भी लिख सकते हो कि जितनी भी आपदाएं हम पढ़ते हैं उसमें सबसे अधिक बारंबारता जो है बाढ़ की है। किसकी? देश के, विश्व के किसी ना किसी कोने में इस समय भी बाढ़ आ रखी होगी। क्या रखी होगी? भूकंप कभी कभी सुनते हो आप। और वॉल्केनो जो है वो, क्योंकि हम नहीं पढ़ते हैं, हमारे देश में नहीं पढ़ते हैं, पर हमारे यहाँ निबंध नहीं आता वॉल्केनिक उस पर, है ना। वॉल्केनो भी कहीं ना कहीं फट ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं इरप्शन चल रहा होगा। हाँ जी। हाँ, एक बार यूपीएससी वालों ने पूछा सेफ्टी वॉल्व ऑफ द अर्थ किसको कहते हैं? किसको बोलते हैं? हाँ, सेफ्टी वॉल्व ऑफ द अर्थ वॉल्केनो को बोलते हैं। जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है ना। अगर पृथ्वी पर 500 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो ना होते तो एक ही दिन फटती पृथ्वी, और चांद पे चिपके हुए होते हम। कहां पर? जब फटती पृथ्वी, प्रेशर बनता ना उसके अंदर, तो कहां जाते हैं हम? सीधे। हाँ, फिर गाना गाते हैं आपकी चंदा मामा। हाँ, फिर बाकी जगह एक गाना है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, है ना। सुने हो? चलो भाई, तो ये यहाँ तक कहाँ तक पहुंच गए हम? चीन, भारत, बांग्लादेश में इसकी बारंबारता और होने वाले नुकसान अधिक है। बाढ़ों से प्रभावित क्षेत्रों की दृष्टि से भारत को 5 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। दरअसल मैं इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग करता हूँ बीच में, रिडिकुलस वे में आपको पढ़ाता हूँ, उसका उद्देश्य ये होता है कि अब आपको सेफ्टी वॉल्व ऑफ द अर्थ हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि चांद की बात हुई है। कहां पर? ऐसा व्यवहार में संभव नहीं है, पर मैंने कहा पृथ्वी के टुकड़े हो जाते, फट जाती पृथ्वी, और एक सुपर वॉल्केनिक विस्फोट होगा। अभी हम लोग पता नहीं देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, लेकिन इस पृथ्वी पर जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, जहां पे आपका क्या है, येलोस्टोन नेशनल पार्क है, यूटा प्रांत में। वहां पर यूटा प्रांत में येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जहां पे एक्सेल्सियर और कौन से गीजर है? 2 गीजर है ना वहां पे, एक एक्सेल्सियर है, दूसरा कौन सा है येलोस्टोन नेशनल पार्क में? गीजर मतलब जहां से पानी उछाल मारता, गर्म पानी।
एक एक्सेलसियर गेजर है और दूसरा कौन सा है भाई? उसके नीचे हॉट स्पॉट बन रहा है। तो वहां पे क्या होना कि पूरा प्रांत उड़ना है ऊपर एक दिन। अमेरिका में जैसे नहीं बोलते हम, भारत का जैसे मैप है, तो हमने जैसे बोला कि ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश पूरा का पूरा क्या हो गया, नीचे हॉट स्पॉट बन रहा है। तब होगा सुपर वॉल्केनिक विस्फोट। कौन से गेजर है भाई? ओल्ड फेथफुल गेजर, हाँ ओल्ड फेथफुल गेजर। 2012 एक पिक्चर बनी थी, उस पर वहां की शूटिंग की गई थी, येलोस्टोन नेशनल पार्क की। क्योंकि माया कैलेंडर में ये बोला गया था कि दुनिया खत्म हो जाएगी 2012 में। खत्म तो हुई नहीं, चल रही है दुनिया। और माया कल्चर जो मैक्सिको का माया कैलेंडर था, उसमें 2012 तक की लास्ट डेट थी। कई लोगों ने सुसाइड भी किया बल्कि उस चक्कर में, दुनिया खत्म हो रही है कि, है ना। उस पर एक पिक्चर बनी थी 2012, उसको देखिएगा तो बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उस पिक्चर में। बाढ़ों से प्रभावित क्षेत्रों की दृष्टि से भारत को 5 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पूर्वी खंड यानी ईस्टर्न जोन, नंबर 2 उत्तरी खंड यानी नॉर्दर्न जोन, मध्यवर्ती खंड सेंट्रल जोन, दक्षिणी खंड सदर्न जोन, मध्य पूर्व खंड सेंट्रल ईस्ट जोन। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ना है। ईस्टर्न जोन जो है पूर्वी खंड, यह पश्चिम में घाघरा नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। घाघरा, गंडक, सोन, गंगा, कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र नदियों में भयंकर बाढ़ें आती है। देखो ये तो सुना ही है आपने, बिहार का शोक कोसी 7 धाराओं से मिलकर बनी है। सबसे बड़ी धारा का नाम अरुण है। सोन भी सुनी है आपने, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर गंगा में मिलती है ना, पटना के आसपास कहीं। घाघरा भी सुनी है, गंडक भी सुनी है आपने, सदा नीरा नेपाल से आती है। अब नेपाल से आएगी तो वहां जब वर्षा होगी, जब मानसून आएगा वहां वर्षा होगी, तो क्या होगा, जल स्तर बढ़ेगा, तो गंडक में भी बाढ़ आती है। अब ब्रह्मपुत्र तो अपने स्टार्टिंग में इतना पानी है कि वो तो जैसे जैसे उसकी ट्रिब्यूटरीज बढ़ती जाती है, उसका क्या वाटर वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाता है। तीस्ता जो है वो आपकी सिक्किम से आती है। कहाँ से आती है? और बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हो, इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो सिक्किम में आपने सुना होगा बाढ़ आई थी इस बार, सुना था? उसका कारण क्या था? पक्का तीस्ता ही थी? चेक करो। ठीक है भाई, ब्रह्मपुत्र नदियों में भयंकर बाढ़ें आती हैं। कोसी व ब्रह्मपुत्र की बाढ़ें भारी नुकसान पहुंचाती हैं। इन नदियों से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम और अरुणाचल प्रदेश में भयंकर बाढ़ें आती हैं। बल्कि परसों भी पूछा था मैंने, डिब्रूगढ़ की बाढ़, असम में बाढ़ से ग्रसित रहता है वहां असम राज्य जो है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जा रही है बीच में से, ब्रह्मपुत्र, जिसको कि अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, दिहांग। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना जी। क्या बोलते हैं, जमुना जी। हाँ, तो ये मेघना जो है वो भाई गंगा है, गंगा पद्मा जी बनती है, लास्ट में गंगा और ब्रह्मपुत्र का भी संगम हो जाता है, फिर ग्वालंदों के आसपास, फिर उसके बाद उसमें मेघना गिरती है, फिर मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में पानी क्या होता है, गिरता है ना, सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए। चलो, इन नदियों के से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम और अरुणाचल प्रदेश में भयंकर बाढ़ें आती है। यह नदियां बड़ी मात्रा में जल एवं भारी चिकनी मिट्टी बहाकर लाती हैं, जो समतल, धरातल तथा निचले भूभागों को जलमग्न कर देती है। मैंने पूछा था आपसे, बाढ़ अच्छी है या बुरी है? हाँ? अच्छी भी है बुरी भी है। जब जन धन की हानि होती है तो बुरी है, लेकिन अगर फर्टिलिटी के हिसाब से और जो मतलब पेनी प्लेन बनाने के दृष्टि से अगर देखें हम, तो ठीक है ना। ओल्ड बांगर न्यू खादर बता रखा है, ओल्ड एलुवियल सॉइल बांगर, न्यू एलुवियल सॉइल खादर। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, एग्जाम में याद आएगा आपको, जब पेपर में क्वेश्चन आ रखा होगा तब याद आएगा ये फॉर्मूला, ओल्ड बांगर न्यू खादर। अगला उत्तरी खंड भाई, नॉर्दर्न जोन, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूभाग सम्मिलित हैं। यहाँ पर ब्यास, रावी, सतलज, यमुना, गंगा और उसकी सहायक नदियों में वर्षा ऋतु में जब बाढ़ें आती हैं तो विनाश का दृश्य उपस्थित हो जाता है। ठीक है।
उसके बाद है मध्यवर्ती खंड यानी सेंट्रल जोन। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिखरे रूप में मिलता है। बिखरे रूप में। मध्यवर्ती खंड में कौन कौन सी नदियां? चंबल है, बनास है, साबरमती है, नर्मदा, ये प्रमुख नदियां हैं जो बाढ़ों से प्रभावित रहती है। गुजरात में कच्छ का प्रदेश समुद्री जल से प्रभाव से ग्रसित रहता है। बाढ़ दलदल हो जाता है कच्छ में। हमारे बीएसएफ के जवान ड्यूटी देते हैं कहां पर? रन ऑफ कच्छ में। नहीं आया समझ में? तो उधर जो दलदल बनता है उसमें आधे आधे शरीर तक क्या कई बार घुस के जाना होता है। ठीक है, गर्मी भयंकर, क्या बोलते हैं, पानी की कमी, है ना, किडनी फेलियर, हाँ किडनियां बोल जाती हैं कई बार। चंबल सुना है आपने? कोटा किस नदी के किनारे है? चंबल के किनारे है। रावत भाटा जो है परमाणु विद्युत गृह, उसको जल कहाँ से प्राप्त होता है? चंबल नदी से प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा रिवाइन बनाने वाली नदी कौन सी है? चंबल। मतलब क्या बोलते हैं रिवाइन को? बीहड़, चंबल के बीहड़, है ना, डाकुओं के छुपने के लिए सबसे उपयुक्त जगह। और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं चंबल से? कोई डैम है चंबल पर? है? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर चंबल नदी पर है। राजस्थान वालों ने राणा प्रताप सागर रखा अपने रिजर्वायर का नाम, इधर वालों ने जवाहर सागर और गांधी सागर। है ऐसे ही था, चंबल नदी पे है। ठीक है, ऐसे ही आपकी बनास है, ऐसे ही आपकी साबरमती है। साबरमती का संत किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में है। पुराना नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम। पॉइंट याद करो भैया, पूरी तभी निकलेगा। नर्मदा आपको पता ही है कहां से निकलती है? अमरकंटक से, है ना। कैसी नदी है? अरे ईस्ट टू वेस्ट बहने वाली नदी है। तो एक पूरा बोलो ना, मैं आपके नाम का खाली एक अक्षर बोलूं समझ जाओगे? हाँ, ईस्ट टू वेस्ट बहने वाली नदी है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है और क्या डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है, और क्या विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। यही है। और क्या पॉइंट है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। कुछ शहर बता दो उसके किनारे, नर्मदा के किनारे कौन कौन है? तो यहाँ पे निष्प्रयोजनवादी हो जाते हो आप महात्मा बुद्ध की तरह। हाँ जी, अरे भाई उनसे क्यों पूछ रहे हो? उनसे पूछ रहे हो तो उनको याद भी होना। कपिल धारा है, धुआंधार जलप्रपात है। कपिल तो याद कर लो कम से कम अपने नाम का। कपिल धारा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ये हुंडरू बोल रहे हैं। हुंडरू किस पर है? सुवर्ण रेखा पर है। ढूंढो हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात। जब मैं प्रश्न पूछता हूं कि नर्मदा के किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो उस पर आप निष्प्रयोजनवादी हो जाते हो महात्मा बुद्ध की तरह। हाँ, जबलपुर है बिल्कुल। जबलपुर के निकट भेड़ा घाट के पास कपिल धारा, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। और कौन सा शहर है? हाँ जी, बोलो। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये यहाँ पे बताने वाली चीजें नहीं है, मैं याद करवा रहा हूँ कि इतना दिमाग में होना चाहिए आपके, तब निकलता है फ्री, है ना। कब कहां से कौन सा तीर आकर कहां पर लग जाए कुछ पता नहीं होता, इसलिए अपने तर्कश में लेके चलना पड़ता है। तर्कश क्या? मस्तिष्क है हमारा। छत्ता बनाना पड़ता है वहां मस्तिष्क में। छत्ता समझते हो? जैसे मधुमक्खी बनाती है। हर प्रकोष्ठ में कुछ ना कुछ रखना है आपने पॉइंट। अगर एक टॉपिक आ गया तो उस पर कम से कम 10-20 पॉइंट आने चाहिए आपको। अगला दक्षिणी खंड भाई, सदर्न जोन। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। दक्षिणी खंड कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। यहाँ वर्षा की मात्रा कम होने से नदियों में जल अधिक नहीं होता तथा मिट्टी की मात्रा भी कम होती है। इनके भागों में कोई परिवर्तन भी नहीं पाया जाता, अतः बाढ़ें सामान्य प्रतिवर्ष न आकर लंबे अंतराल पर आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो फसलों और जन धन की भारी हानि होती है। क्या होती है? उसके बाद भैया मध्य पूर्वी खंड यानी सेंट्रल ईस्ट जोन। यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में महानदी वैतरणी, ब्राह्मणी अधिक जल बहाकर लाती है, जिनका तेजी से ना बहने के कारण मुहानों पर तेज बाढ़ें आ जाती हैं। मुहाना बोलते हैं यहाँ पे नदी गिरती है।
खिसकती है ना नदियां मैदानी इलाकों में, क्या होती है? हाँ, और यहाँ उत्तराखंड में व्हाइट वाटर, क्या अपनी युवावस्था में होती है नदी। जैसे हमारी ये होती है ना कि हम जन्म लिया, शिशु अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ऐसी नदियों की भी होती है। एक समय ऐसा आता कि नदी क्या होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है उसका पानी। ये है। तो आपसे इतना भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य किस जोन में आता है, तो सेंट्रल ईस्ट जोन में आता है। किस में आता है? मध्य पूर्वी खंड में आता है। क्लियर हो गया? बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है बल्कि आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें, रेल की पटरी, पुल, मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां जैसे हैजा, आंत्रशोथ, आंत्रशोथ क्या बोलते हैं भाई इसको, ड्रॉपसी मेरे ख्याल से, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस और दूसरी दूषित जल जनित बीमारियां फैल जाती हैं। जिन्होंने हमें सिविल में ज्योग्राफी पढ़ाया वो असम से थे। कहां से थे? वो बताते थे कि जब असम में बाढ़ आती तो पीने का पानी नहीं होता, बहुत गंदा पानी होता है। तो क्या करते थे वो लोग? भाई पानी तो पीना है, तो क्या करते थे? अब हर घर में क्लोरीन तो होती नहीं है, तो फिटकरी डालते थे उसमें। वो क्या डालते थे? वो बताते थे हमें कि हम लोग फिर पानी पीने के लिए से बाल्टी गंदा पानी भरा, उसमें फिटकरी डाल दी। फिटकरी से क्या होता है कि सारा जो जितना भी जो गंदगी होगी वो क्या हो जाएगी, उसको शांत रखना उस जल को। तो फिर 3-4 घंटे 5 घंटे बाद क्या उसको पीते थे वो लोग। बताते थे कि क्योंकि हम बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से हैं तो आज भी हमें पेट संबंधी समस्याएं हैं। वो बताते थे पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं पानी, गंदा पानी पीने से, ये पता है। इसलिए जब भी आप कहीं जाएं तो क्लोरीन की गोलियां साथ लेके चलें। क्या चलते हैं? जैसे गंदा पानी माना कहीं पर नहीं मिल रहा आपको, उत्तराखंड में तो हर जगह अच्छा पानी है, साफ पानी है। बस ध्यान रखना कि धारे पनेरों में जब आप पी रहे होंगे तो जोंक ना चली जाए नाक में, है ना। हाँ, बड़ी समस्या उत्पन्न कर देती है। पता है? नहीं पता? धारे में सीधे ऐसे मुंह लगा के नहीं पीते हैं कभी भी, हाथ में लेते हैं तब पीते हैं। अगर आपने मुंह लगा के ऐसे करके पी लिया तो पता चला वहां से जोंक बहते हुए आई और नाक में चली गई। नाक में चलेगी तो वो स्वस्थ होती रहेगी और आपको प्रॉब्लम करती रहेगी। नहीं आया समझ में? फिर उसको निकालने का एक ही तरीका होता है, क्या? हाँ, नहीं, ऑपरेशन नहीं होता है। पुराने लोग करते थे, जो हुक्के का तंबाकू होता है वो डालते थे हल्का सा, वो जोंक बाहर। हुक्के का जो तंबाकू होता है ना उसको डालते थे तो तब जोंक बाहर आ जाती थी। अरे नमक वहीं मर जाएगी जोंक भाई, निकालोगे कैसे फिर उसे? ऊपर तक, यहां तक चली जाती है वो, यहां तक बच्चों के जाती है अधिकतर। तो उत्तराखंड का पानी अच्छा है, और ये भी ध्यान रखना हार्ड वाटर है। कैसा है? सॉफ्ट वाटर नहीं है। सॉफ्ट वाटर वहां होता है जिसमें आप हाथ साबुन से हाथ धोते हो और क्या एकदम साफ हो जाएगा। उत्तराखंड के पानी से आप धोते रहो, ऐसा लगता है कि साबुन बह ही नहीं रही। तो इसका मतलब है वो हार्ड वाटर है, मिनरल्स है उसमें बहुत ज्यादा। और ये वाला जो है नीचे मैदानी इलाकों में सॉफ्ट वाटर है। ठीक है? फिर ये भी क्वेश्चन बनता है हार्ड वाटर में क्या क्या है, सॉफ्ट वाटर में क्या क्या है, ढूंढो। ये क्वेश्चन बनता है। और हार्ड वाटर को आप कैसे वो करोगे, सॉफ्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो एक तरीका, सबसे आसान तरीका यही होता है कि उबाल कर पियो। क्या करो? पानी को उबाल के पियो। चलो जी, बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है बल्कि आधारभूत ढांचा जैसे रेल, सड़कें, पटरी, रेल की जो पटरी होती है, रेल मीन्स वैसे अपने आप में पटरी होती है। रेल का मतलब क्या होता है? पटरी। उसके ऊपर चलती है गाड़ी, रेलगाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी। पुल, मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारियां होती है? हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस और दूसरी दूषित जल जनित बीमारियां। आप सुन रहे होंगे हेपेटाइटिस के टीके लग रहे हैं बच्चों के। वैक्सीनेशन जब हो रहा है तो हेपेटाइटिस के क्या हो रहे हैं? टीके लगा दिए जा रहे हैं पहले ही, तो फिर हेपेटाइटिस नहीं होगा उन बच्चों को। लेकिन हम लोगों के नहीं लगे हैं तो हम पे संभावना है। ठीक है। दूसरी ओर बाढ़ से कुछ लाभ भी हैं। हर वर्ष बाढ़ खेत में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है, जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में जो माजुली, यानी लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है? माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी, असम में।
है ना, नदी द्वीप जिसको बोलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है, जिससे यहाँ धान की फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने गौण है। बाढ़ आती है, बड़ा बढ़िया बासमती जिसे बोलते हैं, मतलब उन खेतों में अगर आप चले भी गए तो आपके कपड़ों पर भी क्या सुगंध सुगंध आएगी। ठीक है, किस चीज की? बासमती की। उन खेतों के बगल में अगर आप बैठ गए ना, जहां बासमती के खेत होते हैं, ऐसे मत सोचना सिर्फ चावल पे होती है, उनके जो पौधे होते हैं उन पे भी क्या होती है, अगर आपने हाथ से ऐसे भी कर दिया तो भी हाथों में भी खुशबू आती है। तो इस मिट्टी में ही है सब कुछ, खुशबू बदबू सब, है ना। हाँ जी। उत्तराखंड में ऐसे ऐसे बीज थे, काला 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 धान होता था एक, वो गायब हो गया। इसलिए बीज आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन चल रहा है। क्या चल रहा? अब घर घर जा रहे हो, जो बूढ़े बेचारे अब रह गए हैं, उन्होंने अगर रखा हुआ हो तो उनसे पूछ रहे हैं अब कोई बड़ा जी कोई बीज बचा हुआ है, तो उन बीजों को एकत्र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ताकि वो बीज बचे रहे, क्योंकि बीज क्या हो गए? लुप्त हो गए। तो ये तो हमने अपने उससे देखा है कि उस खेत से अगर चले गए तो समझ लो कपड़ों में भी क्या, कोई परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं, इतनी खुशबू होती थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार देश में 3,290 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 498.15 लाख हेक्टेयर यानी 15.14% 15.14% बाढ़ की आशंका वाला क्षेत्र है। इसमें से 320 लाख हेक्टेयर को बाढ़ से पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष लगभग 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है तथा औसतन 1600 लोगों की जान चली जाती है। कितनी? 1600 लोगों की। और जिद भी करते हैं लोग, बाइक से जा रहे हैं, कहीं पर रपटा आ रखा है, उसमें पार करना है कि चीला जी हम तो पार करेंगे, करो। उसके बाद फिर क्या, बह जाते हैं। हम तो गाड़ी जी यहीं पे खड़ी करेंगे सूखी नदी के पास। हरिद्वार में देखा इस बार, सूखी नदी में नाम है सूखी नदी, सारी गाड़ियां बहा के ले गई, है ना। वो क्या खड़खड़ी जो शमशान घाट है, उससे पहले एक नदी है, उसको बोलते हैं सूखी नदी। सब गाड़ी वहीं पर खड़ी करते हैं। अब क्या हुआ कि ऊपर बारिश हुई होगी, बाढ़ आई है, पूरी गाड़ियां, फिर लोग देख रहे थे वहां हर की पौड़ी में क्या कारों को तैरते। मत कीजिए ना ऐसे काम। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? गाड़ी बाद में आनी चाहिए चलानी, सबसे पहले आपको सेंस आना चाहिए। किस चीज का? पार्किंग सेंस, जो कि देश में बहुत कम लोगों के पास है। पार्किंग सेंस मतलब गाड़ी कहां पर खड़ी करनी है, सबसे पहले ये सीखो। गाड़ी चलाना बाद में सीखना। हाँ हाँ, कई बार बोल दिया उन्हें, घर पे लगाओ। चलो, यद्यपि बाढ़ प्रबंधन राज्य सरकारों से अधिकार क्षेत्र में आता है, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक कानून भी होना चाहिए कि अगर आपके पास पार्किंग नहीं है, आपको गाड़ी खरीदने का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने गाड़ी खड़ी की तो आप क्या करोगे? जापान, टोक्यो चले जाओ आप, वहां पर पेड पार्किंग है, और वो पेड पार्किंग बहुत महंगी होती है, इसलिए लोग साइकिलों से चलते हैं, गाड़ी इसलिए नहीं खरीदते। ठीक है भाई। इसमें से 320 लाख हेक्टेयर बता दिया मैंने। यद्यपि बाढ़ प्रबंधन राज्य सरकारों से अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन केंद्र सरकार गंभीर परिस्थितियों में बाढ़ प्रभावी राज्यों यानी 22 राज्यों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराती है। केंद्र सरकार द्वारा सीमावर्ती राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों को कुछ विशेष कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। बाढ़ के नुकसान की आशंका को कम करने के लिए केंद्रीय जल आयोग द्वारा, केंद्रीय जल आयोग बड़ा इंपॉर्टेंट, केंद्रीय जल आयोग द्वारा नदी नालों की अंतर स्थिति पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है। बाढ़ के पूर्वानुमान की जानकारी 333 केंद्रों द्वारा जारी की गई है, जिनमें 199 नदी स्तर के पूर्वानुमान केंद्र हैं और 134 प्रमुख बांधों और बैराजों से संबंधित केंद्र हैं। बाढ़ के कारण नदी जल स्तर में संभावित वृद्धि और जलाशयों में पानी की मात्रा से संबंधित अनुमान केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन, मीडिया और अन्य उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है। उन्नत और विश्वस्त सूचना तकनीक के आधार पर बाढ़ की चेतावनी देकर जान माल के नुकसान को एक सीमा तक कम किया जा सकता है।
इसके साथ ही इस आयोग से बांध और बैरेज बोलते हैं वैसे, बैराज से संबंधित अधिकारियों को भी जलाशयों से के व्यवस्थित संचालन में जल संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलती है। एक किताब आती है भारत 2024, भारत 2025, सरकारी आंकड़ा होता है उसमें। क्या होता है, एक जमाना था जब उस किताब से कम 25-30 क्वेश्चन बनते थे यूपीएससी में। कितने? फिर एक जमाना ऐसा भी आया कि उस किताब से 2 ही क्वेश्चन बने। यूपीएससी बड़ा पलट पलट कर क्या करती है, अपने सोर्स ढूंढती है। तो जैसे आपका योजना हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, भारत 2024 में तो 24 होगी अभी, फेब मार्च के आसपास 25 आ जाएगी, मार्च अप्रैल के आसपास आपको 2025 मिल जाएगी। सारा डेटा जो होता है वो क्या होता है, सरकारी होता है। ठीक है, अच्छा भाई, जो बैरेज होते हैं वहां से भी पानी छोड़ने का तरीका होता है। जब पानी छोड़ते हैं तो क्यूसेक में बोलते हैं कि कितना क्यूसेक पानी क्या हुआ, छोड़ा गया। क्या होता है क्यूसेक? इरिगेशन वाले बताएंगे, बोलते हैं ना इतना क्यूसेक पानी छोड़ा आज हमने। ढूंढो, यूनिट है ठीक है, लेकिन कितने के बराबर है? 1 क्यूसेक इज इक्वल टू क्या? 22। हाँ, अरे यार कम दिख रहा मुझे, सही लगाओ। आजकल अब जैसे अब जाड़े आएंगे तो डैम से जो पानी छोड़ा जाता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। बरसात में, गर्मियों में और बरसात में ज्यादा छोड़ा जाता है। उतना ही बोल रहे हैं। हाँ, तो उसको नोट कर लीजिए। अगला है भाई ड्रॉट, सूखा। अगला क्या है? सूखा। हाँ जी, हाँ, 1 क्यूबिक फुट पर सेकंड इज राइट आंसर। बिल्कुल, क्यूबिक पर सेकंड, क्यूबिक फुट पर सेकंड, बिल्कुल सही। अब सही आंसर मिला। ठीक है भाई, सूखा, ड्रॉट। सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। सामान्यतः अनिश्चित व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की विचलनशीलता यानी वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल अधिक होती है, और यही क्षेत्र सूखा या सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। सूखे की दशा एवं स्थिति को कई दृष्टिकोण के आधार पर विभक्त किया जाता है। नंबर 1, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। जब किसी बड़े क्षेत्र में अपेक्षा से 75% कम वर्षा प्राप्त होती है तो उक्त स्थिति को क्या बोलते हैं? सूखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा, जब राज्य में कम वर्षा होती है तो राज्य सरकार जो होती है वो केंद्र सरकार को बोलती है, पहले राज्य सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करती है, फिर वहां के लिए पैकेज मांगती है। क्या करती है? क्या करती है? पैकेज मांगती है, जी ये क्षेत्र हमारा सूखाग्रस्त हो गया, किसानों को नुकसान हो गया, इतना पैकेज क्या करो, केंद्र से रिलीज करो। ठीक है, तो मौसम विज्ञान संबंधी सूखा क्या है? 75 अपेक्षा से 75% कम वर्षा प्राप्त जब होती है तो उक्त स्थिति को हम क्या बोलते हैं? मौसमी विज्ञान संबंधी सूखा। दूसरा, कृषि सूखा। और ये सुन लो, ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, सूखा यही पूछा उसने, कृषि सूखा। इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। इसमें मिट्टी की आर्द्रता की कमी के कारण फसलें क्या होती है? मुरझा जाती हैं। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। तीसरा, जल विज्ञान संबंधी सूखा। जल विज्ञान संबंधी, यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत, झीलें इत्यादि स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। अगर जल स्तर गिर गया तो जल विज्ञान संबंधी सूखा। अगला है पारिस्थितिकी सूखा। उत्तराखंड पीसीएस वालों ने मेंस में पूछा भाई, ये सूखे कितने प्रकार के होते हैं, है ना? तो तब ये है उसके प्रकार, कौन कौन से? जल संबंधी सूखा। अब है पारिस्थितिकी सूखा। जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है तथा यह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी सूखा बोलते हैं।
और ये आपको क्वेश्चन दिखेंगे मेंस में, हो सकता है 20 शब्दों में पूछे आपसे पारिस्थितिकी सूखा क्या होता है ना, या पूछ ले क्या कृषि सूखा क्या होता है, या पूछ ले मौसम विज्ञान संबंधी सूखा क्या होता है। ठीक है, तो तब वहां पर नागार्जुन की पंक्तियां मत लिखना, तब वहां पे आपको क्या लिखना है, तब आपको मौसम विज्ञान संबंधी सूखा में लिखना पड़ेगा कि जब किसी बड़े क्षेत्र में अपेक्षा से 75% कम वर्षा प्राप्त होती है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा कहा जाता है। और पारिस्थितिकी सूखा में आपने लिखना जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है तथा क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो पारिस्थितिकी सूखा कहा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अनुसार भारत का लगभग 70% क्षेत्र अर्थात 230 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शुष्क या अर्ध शुष्क है। कितना? 70%। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.77% अर्थात 97.85 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। कितना? 97.85 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। अब देखो ना, दूरदर्शिता किसे बोलते हैं? या तो रोते रहो कि जी डेजर्ट है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो नहीं उग रहा यार, कुछ ना कुछ तो होगा। तो नई सरकार ने क्या किया, वहां पर सोलर पैनल्स लगा दिए। क्या लगा दिए? सोलर पैनल्स लगा दिए। भैया वहां इंसोलेशन बहुत गजब का था, तो उन्होंने कहा कि यहां से क्या कर सकते हैं हम, तो पता चला सोलर एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं, तो सोलर पैनल्स लगा दिए गए, है ना, तो बढ़िया है। लेकिन अगर हम पूरे सारा डेजर्ट को सोलर पैनल से ढक देंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं अर्थ पे, अगर हम सारे डेजर्ट को सोलर पैनल से ढक देंगे तो क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी असंतुलन आ जाएगा। डेजर्ट भी जरूरी है, हाँ, सारा डेजर्ट के लिए बोलते हैं। अगर पूरा हरा हो गया, अमेजन के जंगल भी खत्म हो जाएंगे, तो बोलेंगे अमेजन के जंगल, बिल्कुल। तो ज्यादा भी नहीं लगाने। आजकल ये सोलर एनर्जी का बड़ा अच्छा काम चल रहा है। उत्तराखंड में भी कई लोग, क्योंकि सरकार सब्सिडी दे रही है, अब उससे फायदा तो हो रहा है कि एनर्जी जनरेट हो रही है, लेकिन सामने वाले गांव की आंखें क्या हो गई हैं? चमकता है ना, वो सोलर पैनल चमकते हैं, तो सामने वाला जो गांव है उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उससे। अब आप पे कोई हर समय शीशा चमकाता रहे ऐसे, कैसा लगेगा आपको? हाँ, हमारी पुरानी जो दादियां थी ना, महिलाएं, वो ऐसी गाली देती थी कि क्या बंजर हो जाएगा कि तेरा खेत, उन्हीं की गाली लगी मेरे ख्याल से, बंजर हो गए सारे खेत। चलो, पुरानी जो बूढ़े बुढ़िया लोग होते थे एक दूसरे को क्या करते, हालांकि मन से नहीं देते थे, बट बोलते थे क्या क्या बोलते थे? दो चीजें बोलते थे, या तो वज्र पड़ेगा या बांझा हो जाएगा। बांझा मतलब बंजर, वज्र मतलब, क्योंकि दो चीजों से बड़ा घबराते थे किसान, एक वज्र से, वज्रपात, बिजली गिरती है जो, और दूसरा बंजर। तो सबसे बड़ी गाली यही थी उत्तराखंड की। चलो, सिंचाई आयोग ने वर्षा की मात्रा और उसके विचलनशीलता के आधार पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों को दो भागों में बांटा है। नंबर 1 सूखा क्षेत्र, ये वैसे क्षेत्र हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है एवं वर्षा की विचलनशीलता 25% से अधिक होती है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ आते हैं। यहाँ मरुस्थलीकरण रोकने, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने, जल व मृदा का प्रबंध आदि के लिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम, ड्रॉट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डीडीपी बोलते हैं इसको, ड्रॉट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ वाले जो जिले हैं वो सूखा क्षेत्र में आते हैं। कारण क्या है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और वर्षा की विचलनशीलता क्या है? 25% से अधिक है। क्लियर हो गया? दूसरा है सूखाग्रस्त क्षेत्र, ये वैसे क्षेत्र, अब देखो ना, सूखा क्षेत्र की डेफिनेशन अलग, उसके अंदर आने वाले क्षेत्र अलग, सूखाग्रस्त क्षेत्र अलग, उसकी डेफिनेशन अलग, और उसके अंदर आने वाले क्षेत्र अलग। और जो उसको नहीं, जिसने पढ़ा हुआ नहीं होगा उसके लिए सूखा क्षेत्र और सूखाग्रस्त क्षेत्र एक ही होगा। सूखाग्रस्त क्षेत्र ये वैसे क्षेत्र हैं जहां सामान्य वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम एवं वर्षा की विचलनशीलता सामान्यतः 25% है। इसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिणी तेलंगाना,
तमिलनाडु के कुछ भाग, बिहार में चंपारण जिला, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, झारखंड में पलामू, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, उड़ीसा में कालाहांडी जिले आते हैं। ये स्पेशल जिले हैं जो सूखाग्रस्त क्षेत्र में घोषित किए गए हैं। कारण क्या है? 75 सेंटीमीटर से वर्षा कम और विचलनशीलता 25%। क्लियर हो गया? ये क्षेत्र द्वितीयक हरित क्रांति के संभावित क्षेत्र है। एक हरित क्रांति तो हमने देख ली, अब हम दूसरी जो हरित क्रांति है उसके संभावित क्षेत्र हैं। यहाँ शुष्क कृषि प्रणाली, मृदा व जल प्रबंधन, ड्रिप व स्प्रिंकल सिंचाई, सामाजिक वानिकी, फॉरेस्ट्री जिसको बोलते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री, भूमि उत्पादकता को बढ़ाने के विविध प्रयास, वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के रूप में पशुपालन का विकास आदि कार्यक्रम सूखाग्रस्त कार्यक्रम यानी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, सूखाग्रस्त कार्यक्रम यानी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के तहत चलाए जा रहे हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत देश में 8.8 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। देश में नेट कृषित भूमि 14.1 करोड़ हेक्टेयर है। इस प्रकार नेट कृषिगत भूमि के 60% क्षेत्रफल पर फैले सूखाग्रस्त क्षेत्र से देश के कुल खाद्यान्न की मात्रा मात्र 35% उत्पादित होता है। देश के कुल खाद्यान्न का कितना परसेंट सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिर्फ 35% उगता है, बाकी जो उगता है वो जो फर्टाइल लैंड है वहां से उगता है। पर्यावरण और समाज पर सूखे का सुपानी प्रभाव पड़ता है। फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है जिसे अकाल कहा जाता है। चारा कम होने की स्थिति में तृण अकाल कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? तृण अकाल। तृण समझते हो? तिनका, तृणमूल कांग्रेस, हाँ ऐसे ही थोड़े रखा उन्होंने दीदी ने नाम, तृणमूल कांग्रेस, तृण। जल आपूर्ति की कमी जल अकाल कहलाती है। तीनों परिस्थितियां मिलकर मिल जाएं तो उसको त्रिअकाल कहा जाता है। कौन कौन सा? अकाल, तृणकाल और जल अकाल। ये तीनों अगर मिल जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? अकाल, फेमाइन, त्रिअकाल कहा जाता है, जो सबसे अधिक विध्वंसक होता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बृहद पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत, मानव प्रवास तथा पशु पलायन एक सामान्य परिवेश है। पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पेयजल संबंधी बीमारियां जैसे आंत्र शोथ, हैजा, हेपेटाइटिस ये हो जाता है। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तात्कालिक एवं दीर्घकालिक होता है, इसलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को उन्हें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सूखे की स्थिति में तात्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयां, पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता तथा लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शामिल है। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं के विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे अच्छा गूंज एक संस्था है, सुना है आपने गूंज के बारे में? रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, उसमें अग्रवाल जी थे कि गुप्ता जी थे, कोई रेमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल जिसको बोलते हैं। गूंज एक संस्था है, स्टार वालों का वो है, अरे हर जगह है वो। देश में जहां आपदा आएगी सबसे पहले गूंज पहुंचती है, एनजीओ है, गूंज पहुंचती है। तो उनके जब आप भंडार देखेंगे, क्योंकि जब केदार आपदा आई थी तो गूंज वालों ने क्या मांगे? गोदाम मांगे। हम लोगों ने उन्हें छोटे छोटे गोदाम दिखा दिए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं भाई, कम से कम 100 ट्रक आते हैं हमारे। उसमें क्या था? पेयजल था, उसमें खाद्य सामग्री थी, कपड़े थे, गर्म कपड़े थे, तो वो वितरित करते हैं। वो कहाँ जाकर? तो बहुत बड़ी वो है, ये स्टार वालों का वो है क्या, एक एनजीओ है, तो स्टार वाले हेल्प करते हैं उसमें, जो पोषित करते हैं उसको, और भी करते होंगे। ये समझ में आ रहा है? तो ये लोग क्या करते हैं? ये यही करते हैं। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते, जैसे भूमिगत जल के भंडारण का पता लगा, नहीं ये तो बांटते हैं मतलब, पर मैं बता रहा हूं कि सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं क्या है, जैसे भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, जल आधिक्य क्षेत्रों में अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुंचाना, नदियों को जोड़ना, बांध व जलाशयों का निर्माण करना, नदी जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान और भूमिगत जल भंडारण की संभावना का पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का प्रयोग करना। सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग सुना है? रिमोट सेंसिंग, एक बार कितना छोटा क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। ये रिमोट सेंसिंग अलग है, लेकिन रिमोट कंट्रोल जो आपके घरों में होता है,
उससे क्वेश्चन पूछा उसने कि रिमोट कंट्रोल से आप टीवी क्या करते हो, चैनल बदलते हो, ऑन ऑफ करते हो, कौन सी किरणें निकलती हैं उससे? अवरक्त किरणें निकलती हैं। कौन सी? अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड। वहां सोचती है यूपीएससी, जहां पे हम सोच भी नहीं सकते। रोज चैनल बदल रहे थे पर पता नहीं था इससे किरणें कौन सी निकलती। इंफ्रारेड। कौन सी? और सुदूर संवेदन केंद्र कहां कहां पर है देश में, इनके वो देख लीजिए। हाँ, देहरादून में भी है रिमोट सेंसिंग का। है कुछ, क्या नाम है उसका? सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार, सूखे से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय, वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सूखे के प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप खुद सोचो, ये माना ये बिल्डिंग है, इसकी छत से कितना पानी निकलता है बरसात में? कितना पानी निकलता है? अरे बहुत ज्यादा निकलता है, देखा होगा आपने। पूरे वो उस पानी को अगर स्टोर किया जाए तो, और उस पानी से अगर चार्ज किया जाए तो, लोगों ने तो कंक्रीट के जंगल बना दिए, चार्ज तो हो ही नहीं रहा नीचे पानी। मतलब जो नीचे ग्राउंड वाटर है ना, नीचे नहीं जा रहा पानी। क्या हो रहा कि नालियां बना दी पक्की अब वो सारी की सारी कहां जा रही हैं? नदी में जा रही है। फिर नदियों में क्या आ रही? बाढ़ आ रही है। जबकि होना क्या चाहिए था कि अगर हर जगह पे खाली स्थान होता, नदी का जो जो छतों से पानी गिर रहा है उससे वो कहाँ जमीन में समाना चाहिए था उसको, तो नीचे का पानी क्या होता रहता, ग्राउंड वाटर का उसका लेवल मतलब डाउन नहीं होता। ये तो हमारी देखी हुई चीज है कि यहाँ पहले जब बुनियाद खोदते थे तो पानी निकलता था, फिर कुछ समय बाद हमने सुना 10 फुट पे निकल रहा पानी, अभी 18 फुट पे निकल रहा है। हो सकता है हमारी पीढ़ियां ये सुनेंगी कि 50 फुट पे निकल रहा है। इसका मतलब ग्राउंड वाटर भी क्या हो गया? डाउन हो रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? रिचार्ज हो नहीं रहा। जगह जगह आपने क्या कर दिए, तो बड़ी बड़े ट्रक लेके क्या कर दिए, समरसीवर लगा दिए, और पानी का फुल प्रयोग कर रहे हैं आप, लेकिन नीचे क्या दे ही नहीं रहे हो जमीन को। ठीक है, वो तो शुक्र है पहाड़ हो गए। जितनी ये छत है ऐसे हजारों छतें निकल जाएंगी इन पहाड़ों पर। तो ये क्या करते हैं, पहाड़ क्या करते हैं, कुछ जो इनसे सूखा नहीं जाता उसको तो बहा देते हैं। जो बरसात में ऊपर पानी जमा हुआ होगा ना, वो अब जाके बीच में पहुंचा होगा या नीचे पहुंचा होगा। वो जो पानी सोखते हैं वो धीरे 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 करके क्या नीचे नीचे चलता है। तो इसीलिए शिवालिक फूट जो है यानी पर्वत पादीय प्रदेश जो है, वहां पे जैसे ही आप खोदोगे तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। समझ में आया? ठीक, इतना काफी है। अगला मैं भूस्खलन बताऊंगा।